Hello everyone, welcome back to my channel, that is Biology Achievers. My name is Simmi Singh. Today's video is all about ATP synthase, that is also known as complex 5, F0 and F1 complex. So ATP synthase जो है उसको हम F0 और F1 कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं. ये कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें हमने सारा कंटेंट जो है उसको राइट किया है, मीन्स लिखा हुआ है कंटेंट को. लेकिन इतना सारा थ्योरेटिकल कंटेंट पढ़ने से अच्छा है कि हम डायग्राम के थ्रू ये जो एटीपी सिंथेस का वर्किंग मैकेनिज्म है, मीन्स कॉम्प्लेक्स 5 जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिससे कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आए. और उसके बाद हम ये जो थ्योरेटिकल स्लाइड है इस पर भी मूव करके आएंगे वापस से. बिकॉज अगर यदि थ्योरी को पढ़ते हुए चलेंगे तो वीडियो जो है वो बहुत बोरिंग सा, बहुत लेंदी हो जाएगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके स्ट्रक्चर के साथ में. स्ट्रक्चर जो है उसको देखेंगे, उसके जो डिफरेंट जो फंक्शनल डोमेन, 2 फंक्शनल डोमेन है F0 और F1, उसकी जो फर्दर सब यूनिट्स हैं उसके बारे में देखेंगे. और उन हर एक यूनिट जो है उसका क्या वर्किंग मैकेनिज्म है, मीन्स इन शॉर्ट की एटीपी सिंथेस जो है उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डायग्राम के थ्रू. उसके बाद इन स्लाइड्स पर वापस से लौट कर आएंगे, इसको भी देखेंगे कि इसमें और क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसके बारे में. सो सबसे पहले हम मूव करके चलते हैं जो इसका स्ट्रक्चरल स्लाइड है उस पर. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है एटीपी सिंथेस का डायग्राम है. अगर यदि इस वाले डायग्राम को मैंने जो खुद से ड्रॉ किया है उसके थ्रू लेकर चलूँ तो वो कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है. ये डायग्राम के थ्रू भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और इस डायग्राम के थ्रू भी अगर हम पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, मीन्स लिख लेते हैं कि जो पी साइड है, मीन्स पी साइड जो है ये कौन सा वाला साइड है, ये हमारा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वाला साइड. ठीक है. उसके बाद एन साइड कौन सा साइड है, ये है हमारा मैट्रिक्स साइड, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइड था वो साइड है. उसके बाद ये जो येलो कलर का, मीन्स स्लाइट ऑरेंज कलर का जो जितना भी पोर्शन है, ये वाला जो यूनिट है वो कौन सा यूनिट है, इसका F0 डोमेन है एटीपी सिंथेस का. ये पूरा स्ट्रक्चर है एटीपी सिंथेस का. इसमें 2 फंक्शनल डोमेन होते हैं F0 और F1. ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है इसका F1 वाला पोर्शन, F1 वाली यूनिट. ठीक है. सो सबसे पहले क्या देखा हमने, यहाँ पर 2 फंक्शनल डोमेन होते हैं F1 और F0. ठीक है. F1 जो फंक्शनल डोमेन है उसके टोटल 9 सब यूनिट होती हैं. अब ये जो 9 सब यूनिट है वो 5 डिफरेंट टाइप के यूनिट्स में कन्वर्ट हो रखी होती हैं, डिवाइडेड होती हैं. मीन्स 3 अल्फ़ा सब यूनिट होती हैं, 3 बीटा सब यूनिट होती हैं एंड सिंगल गामा, सिंगल एप्सिलॉन एंड सिंगल डेल्टा सब यूनिट होती है. अब ये देखते हैं एक अल्फ़ा यूनिट, सेकेंड अल्फ़ा यूनिट एंड थर्ड अल्फ़ा यूनिट. सो 3 अल्फ़ा यूनिट हो गई. उसके बाद 1, 2 एंड 3 बीटा सब यूनिट हो गई. सिंगल गामा यूनिट, ये जो है जो कि सेंट्रल शाफ्ट बनाती है, सिंगल गामा सब यूनिट हो गई. उसके बाद ये एप्सिलॉन, सिंगल एप्सिलॉन सब यूनिट हो गई. उसके बाद ये जो है सिंगल डेल्टा सब यूनिट हो गई. सो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये हमारा है F1 जो सब यूनिट है, उसके फर्दर जो सब यूनिट्स हैं उसके बारे में. उसके बाद सेकंड जो फंक्शनल डोमेन है जिसको हम F0 के नाम से जानते हैं, इसमें कितने सब यूनिट होते हैं. सो इसमें सिंगल A सब यूनिट होती है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A की सिंगल एक सब यूनिट है. ठीक है. उसके बाद B2 मीन्स B की 2 सब यूनिट होती हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सब यूनिट ये है और इसी के पैरेलल एक और सब यूनिट है. सो B की 2 सब यूनिट होती हैं. और उसके बाद C वाला जो यूनिट है वो 10 से 12 सब यूनिट C की होती हैं. सो ये वाला जितना भी ये जो कुछ रोटेटरी सा स्ट्रक्चर जो है ये C सब यूनिट है, मीन्स 10 से 12 C सब यूनिट हैं. ये यहाँ पर इस तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर में प्रेजेंट होती हैं. अभी हम देखते हैं कि जो F0 वाला जो पोर्शन है ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है. ठीक है. और F1 जो है वो पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है. पेरीफेरी कहने का मतलब ये हो गया कि ये पेरीफेरल मेम्ब्रेन
प्रोटीन होती है और F0 जो है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। पेरिफेरल मीन्स कि मेम्ब्रेन के आउटर रीजन पर प्रेजेंट है F1 कंपोनेंट, इसीलिए इसको हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। और जो F0 कंपोनेंट है वो मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, जैसा कि हम जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लिपिड बाइलेयर है और इस बाइलेयर के अंदर में ये जो F0 वाला कंपोनेंट है ये प्रेजेंट है। जो मेम्ब्रेन के अंदर में कोई भी प्रोटीन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है तो उसको हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। F0 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है और F1 जो है वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। आई होप कि जो ATP सिंथेज के दो फंक्शनल डोमेन हैं F0 एंड F1 वो भी क्लियर हो गया स्ट्रक्चर के थ्रू कि F0 कहाँ पर प्रेजेंट है और उसकी कितनी फर्दर सब यूनिट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद F1 जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है और उसकी फर्दर कितनी सब यूनिट्स जो हैं वो होती हैं। अगर स्टिल कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, जिससे कि मैं उस कन्फ्यूज़न को अभी तक का जो जितना हमने पढ़ा है इसके बारे में, उसमें अगर कन्फ्यूज़न है तो उसको मैं अच्छे से क्लियर कर सकूँ ना। अब हम इसके वर्किंग मैकेनिज्म जो है वहाँ पर चलते हैं। जैसा कि हमने देखा ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वाला साइट है। अगर यदि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रीवियस वीडियो है उस वाले वीडियो को हमने अगर पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट थे उन कॉम्प्लेक्स के थ्रू मैट्रिक्स साइड से प्रोटॉन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे पर इलेक्ट्रॉन पेयर। फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा मैट्रिक्स साइड था, उसके बाद ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थी जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर और कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट थे। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स था, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा थर्ड कॉम्प्लेक्स है, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स है और ये वाला जो ATP सिंथेज जो है ये क्या है हमारा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पर इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से ये हम यहाँ पर इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है उसको देख रहे हैं। ये वाला हो जाता है कॉम्प्लेक्स 5। अब मैट्रिक्स साइड से पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे थे कहाँ पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो होता है यहाँ पर। ये वाला जो साइट है ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वो ये वाला रीजन है, ठीक है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, तो उसकी वजह से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो बहुत हाई हो जाती है। मींस प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर इस वाले रीजन में हाई हो जाती है। तो क्या होता क्या है, ये जो ATP सिंथेज जो है इसके वर्किंग मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक चैनल के थ्रू ये प्रोटॉन्स जो हैं वो A सब यूनिट में एंटर करते हैं एक चैनल के थ्रू। A सब यूनिट में एंटर करने के बाद A सब यूनिट जो है इनको C सब यूनिट के पास ट्रांसफ़र करा देता है। जैसे ही C सब यूनिट में प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये इस तरीके से राउंड राउंड मूव करने लगता है। और जैसा कि स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि ये वाला जो C सब यूनिट है F0 कंपोनेंट की वो एक सिंगल गामा सब यूनिट के साथ, गामा और एप्सिलॉन सब यूनिट के साथ कनेक्ट हो रखी होती हैं। तो जैसे ही C सब यूनिट जो है वो उसमें रोटेशन स्टार्ट होता है तो गामा सब यूनिट जो है वो भी रोटेट कर रही होती है। और गामा सब यूनिट के रोटेशन की वजह से F1 की जो ये अल्फा बीटा सब यूनिट्स हैं इसमें एक कन्फर्मेशन चेंज आ जाता है। क्यों आ जाता है? बिकॉज इसकी जो बीटा सब यूनिट है वहाँ पर एक कैटालिटिक साइट प्रेजेंट होती है और वो कैटालिटिक साइट ही रिस्पॉन्सिबल होती है ATP फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चैनल के थ्रू प्रोटॉन्स A सब यूनिट में आए, A सब यूनिट के थ्रू ये C सब यूनिट में गए, C सब यूनिट जो है वो रोटेट करने लग जाती है और रोटेट करते करते जाती है। तो इस तरीके से ये जो है प्रोटॉन्स को इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट करा देती है। जैसे ही प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं उसकी वजह से, और ये गामा सब यूनिट रोटेट कर रही होती है तो इसमें कन्फर्मेशन चेंज भी होता है। प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में पहुंचे और F1 जो कंपोनेंट था उसका कन्फर्मेशन चेंज हुआ तो बीटा सब यूनिट जो है उसकी जो कैटालिटिक साइट होती है वो एक्सपोज हो जाती है। जैसे ही बीटा सब यूनिट की कैटालिटिक साइट एक्सपोज होती है तो वहाँ पर ATP सिंथेज एंजाइम की हेल्प से इन प्रोटॉन्स को यूटिलाइज करके
एटीपी का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। पर 4 प्रोटॉन्स, जैसे ही 4 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट होंगे तब एक एटीपी जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। सो पर 4 प्रोटॉन्स 1 एटीपी मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। आई होप कि इसका जो एटीपी सिंथेज है उसका वर्किंग मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अगर यदि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसका प्रीवियस वाला जो वीडियो था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन कैरियर जो 4 कॉम्प्लेक्स थे उसके बारे में पढ़ा था कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ प्रोटॉन्स जो है मैट्रिक्स साइड से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो चीज़ अगर हमें समझ में आ गई है या फिर उस वाले वीडियो को हमने देखा है तो ये वाला जो एटीपी सिंथेज का वर्किंग मैकेनिज्म है वो बहुत आसानी से इवन चुटकियों में समझ में आ जाएगा। वन शॉट में इसको एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत ध्यान से देखना है कि एटीपी सिंथेज जो है उसके 2 फंक्शनल डोमेन होते हैं, F0 एंड F1। F0 की कितनी सब यूनिट हैं वो हमें पता होनी चाहिए और F0 की क्या सब यूनिट हैं। सो ये यूनिट्स जो हैं उनको हम साइड में रखते हैं। सबसे बस हमें इतना ध्यान रखना है कि F0 जो है उसमें A सब यूनिट जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से एक चैनल के थ्रू प्रोटॉन्स A सब यूनिट में मूव करते हैं। A सब यूनिट जो है उनको C सब यूनिट पर ट्रांसपोर्ट कर देती है, तो उसकी वजह से C सब यूनिट जो है वो रोटेट होने लग जाती है और रोटेट होती है तो उसकी वजह से F1 कंपोनेंट जो है उसकी जो गामा सब यूनिट है जो सेंट्रल शाफ्ट बना रही होती है वो भी रोटेट करती है। गामा सब यूनिट के रोटेट होने की वजह से जो F1 की अल्फा और बीटा जो सब यूनिट वाला जो रीजन होता है उसमें एक कन्फर्मेशन चेंज आता है। कन्फर्मेशन चेंज क्यों होता है? क्योंकि बीटा सब यूनिट के पास जो कैटालिटिक साइट है वो एक्सपोज हो, जिसकी वजह से फिर एटीपी का फॉर्मेशन हो। तो C सब यूनिट रोटेट होती है, रोटेट होने की वजह से ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट करा देती है। ठीक है, मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट कराया प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में आया। एटीपी सिंथेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, पर 4 प्रोटॉन 1 एटीपी मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन करता है। आई होप कि ये जो वीडियो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वर्किंग मैकेनिज्म जो है एटीपी सिंथेज का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर यदि कोई कंफ्यूजन रहता है रिगार्डिंग प्रीवियस वीडियो टू टिल दिस वीडियो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिससे कि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। और अगर यदि नहीं भी समझ में आता है तो 1-2 बार वीडियो को रिपीट मोड पर देखें और बहुत ध्यान से पूरा फोकस करके देखें तो अच्छे से, आई होप कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिकॉज मैंने एक कॉम्प्लेक्स जो है उसको इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया है। उसके बाद एटीपी सिंथेज जिसको हम कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से जानते हैं उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं इसकी जो हमने थ्योरेटिकल जो स्लाइड्स बनाई हुई थी, थ्योरी जो लिखी हुई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। सो कॉम्प्लेक्स 5 या फिर एटीपी सिंथेज, इसके पास 2 फंक्शनल डोमेन होते हैं। ये हम देख चुके हैं, F0 एंड F1, ये हमें पता है। माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेज इज एन F टाइप एटीपीएज। अब इसको हम F टाइप एटीपीएज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके 2 फंक्शनल डोमेन है, F1, F0 एंड F1। इस बेसिस पे इसको हम F टाइप एटीपीएज के नाम से भी जानते हैं, जो कि स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म में सिमिलर होता है एटीपी सिंथेज जो क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया का क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और टर्म है कि एटीपी सिंथेज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट की जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है वहाँ पर एटीपी सिंथेज पाया जाता है और बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो है एटीपी सिंथेज पाया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि एटीपी सिंथेज जो है ये कौन से वाले कंपोनेंट में कहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो अगर यदि हम फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख के चलती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और अगर यदि हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और अगर यदि हम बैक्टीरिया के केस में बात करें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वहाँ पर एटीपी सिंथेज जो है वो प्रेजेंट होता है। ये टर्म, ये जो 3 लोकेशन की बात की गई है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
और इन तीनों में जो एटीपी सिंथेस पाया जाता है उसका स्ट्रक्चर और वर्किंग मैकेनिज्म सेम होता है। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया का जो एटीपी सिंथेस है उसका स्ट्रक्चर और वर्किंग मैकेनिज्म कुछ अलग होगा, क्लोरोप्लास्ट का जो है उसका कुछ अलग होगा, माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो है उसका कुछ अलग होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसका स्ट्रक्चर और वर्किंग मैकेनिज्म जो है वो सेम ही होता है। ठीक है। दिस लार्ज this large enzyme complex of inner mitochondrial membrane catalyze the formation of ATP from ADP and inorganic phosphate। ये जो लार्ज कॉम्प्लेक्स है जिसको हम ATP सिंथेस बोलते हैं, यही ATP के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो फंक्शन है, मींस जो ये जो चेन रन होती है वो कहाँ पर रन होती है, तो इसकी लोकेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है। ये गांठ मार के याद रख ले, कभी भूलने वाली बात नहीं है। उसके बाद एटीपी सिंथेस जो है इसको हम कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से भी जानते हैं। 2 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होते हैं, F1 एंड F0। अभी जो हम देख चुके हैं कि F1 जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, सो मेम्ब्रेन की पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और F0 जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ होता है, इसीलिए इसको हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और इसमें ये जो हम नॉट पढ़ते हैं ये एक्चुअली O होता है। O जो है वो उसको ओलिगोमाइसिन जो है उसको डिनोट करता है, बिकॉज ओलिगोमाइसिन के लिए ये सेंसिटिव होता है ये वाला कंपोनेंट। सो ओलिगोमाइसिन जो है इसका एक इनहिबिटर भी होता है। ठीक है। 2 टाइप सब यूनिट होती हैं। अब इसमें जो हमने इसके 2 कंपोनेंट देखे F1 और F0, इसकी जो डिफरेंट सब यूनिट्स थी, ठीक है, वो 2 टाइप की होती हैं। एक ऐसी सब यूनिट होती हैं जो मूवेबल होती हैं, जैसे कि हम देख रहे थे कि C सब यूनिट जो है वो रोटेट कर रही है, उसकी वजह से गामा सब यूनिट भी रोटेट हो रही थी। तो और एक ऐसी सब यूनिट होती है जो रोटेट ही नहीं करती हैं। सो 2 टाइप की सब यूनिट होती हैं, स्टेशनरी सब यूनिट और रोटेटरी सब यूनिट। स्टेशनरी सब यूनिट वो सब यूनिट होती हैं जो रोटेट नहीं करती हैं, और रोटेटरी से हमें समझ में आ रहा है कि ऐसी सब यूनिट जो रोटेट होती हैं। सो अगर यदि हम इसके एग्जांपल्स की देखें, या मीन्स कि इसकी सब यूनिट्स की बात करें, तो स्टेशनरी सब यूनिट वो सब यूनिट हैं जिसमें A आ जाता है, B2, अल्फा 3, बीटा 3 और डेल्टा। ये सब यूनिट्स मीन्स कि A, B2, अल्फ़ा, बीटा 3 और डेल्टा, ये सब यूनिट जो हैं वो स्टेशनरी सब यूनिट होती हैं, बिकॉज ये रोटेट नहीं करती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एप्सिलॉन, गामा और सी, जितनी ये सब यूनिट्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये रोटेट करती हैं। रोटेट करने की वजह से ही ये क्या कराती हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कराती हैं, मैट्रिक्स वाले रीजन में ट्रांसपोर्ट कराती हैं अपने रोटेशन की वजह से। सो ये सब यूनिट हो गए स्टेशनरी एंड क्या कहते हैं, रोटेटरी सब यूनिट के बारे में। उसके बाद अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वही एटीपी के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस एंजाइम। उसके बाद ये वाला जो स्लाइड है इसमें A एंड B सब यूनिट कनेक्ट द F1 नोब टू द मेम्ब्रेन। जब हमने स्ट्रक्चर में देखा था A और B सब यूनिट जो हैं ये क्या कराती हैं, F1 जो सब यूनिट है इसको मेम्ब्रेन से कनेक्ट कराने का काम कौन करता है, A एंड B सब यूनिट। द प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्राइव्स द F0 टू रोटेट। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि एक चैनल के थ्रू A जो यूनिट है वहाँ पर प्रोटॉन्स जाएंगे और A सब यूनिट जो है वो C को दे देगी। C में जैसे ही प्रोटॉन्स जाएंगे तो C जो सब यूनिट है F0 की वो रोटेट करने लग जाएगी, मीन्स F0 जो है वो रोटेट करने लग जाएगा। प्रोटॉन एंटर थ्रू अ चैनल इनटू A सब यूनिट। A सब यूनिट जो है उसमें प्रोटॉन्स जो है वो एक चैनल के थ्रू एंटर करते हैं एंड मूव इनटू द सब यूनिट C, और उसके बाद ये सब यूनिट C में जो है इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है या मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से F0 वाला जो पोर्शन है, F0 जो पार्टिकल है वो रोटेट करने लग जाता है। ठीक है, F0 रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम C सब यूनिट इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स
एफ नॉट वाला जो फंक्शनल डोमेन रोटेट कर रहा है, मीन्स कि सी सब यूनिट रोटेट हो रही है, मूव कर रही है, तो उसके बाद ये मूव करते करते जाती है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वहाँ पर प्रोटॉन्स को रिलीज कर देती है। एफ नॉट रोटेट देन गामा ऑल्सो रोटेट। जब एफ नॉट मीन्स सी सब यूनिट रोटेट कर रही होती हैं तो जो एक गामा सब यूनिट जो कि सेंट्रल शाफ्ट बना रही है वो भी रोटेट करती है, और लेकिन F1 की जो सब यूनिट होती है, मीन्स F1 वाला जो पार्टिकल है, मीन्स अल्फा एंड बीटा सब यूनिट जो है वो रोटेट नहीं करती हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। उसकी वजह से हाउएवर गामा टर्निंग इनसाइड F1, ठीक है, सी जो है मीन्स एफ नॉट जो है रोटेट कर रहा है, अब ये रोटेट कर रहा है तो गामा सब यूनिट रोटेट कर रही है। रोटेट करते करते गामा जो यूनिट है वो F1 के अंदर चली धंस जाएगी, मीन्स F1 तक पहुंचेगी, और F1 में पहुंचेगी तो उसकी वजह से F1 की जो सब यूनिट है अल्फा एंड बीटा, उनमें उनका जो कन्फर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा। मीन्स कि जो बीटा सब यूनिट की कैटालिटिक साइट है वो एक्सपोज हो जाएगी। एक्सपोज होने की वजह से एटीपी सिंथेस एंजाइम की हेल्प से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो हाउएवर गामा टर्निंग इनसाइड F1 कॉजिंग F1 टू रोटेट F1 to change conformation catalyzing the formation of ATP from ADP and inorganic phosphate। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर यदि हम यहाँ पर देखें तो ये स्ट्रक्चर है F1 डोमेन जो है उसका, यहाँ पर भी यही लिखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रियल F1 हैज़ 9 सब यूनिट 5 डिफरेंट टाइप विद द कॉम्पोजिशन ऑफ अल्फा 3 बीटा 3 गामा डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ये चीज़ हम देख चुके हैं कि जो F1 कंपोनेंट है इसकी 9 सब यूनिट होती हैं टोटल, जो कि 5 डिफरेंट टाइप की होती हैं, जिसमें अल्फा 3 होता है, बीटा 3 होता है, ठीक है, गामा डेल्टा एंड एप्सिलॉन। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रहा गामा और यहाँ पर इस तरीके से डेल्टा होगा और उसके बाद एप्सिलॉन के जस्ट बिलो एप्सिलॉन होगा, ठीक है। 9 सब यूनिट होती है टोटल, जो कि 5 डिफरेंट टाइप की होती हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ईच ऑफ द 3 बीटा सब यूनिट, ये जो तीनों बीटा सब यूनिट होती हैं हर एक सब यूनिट के पास कैटालिटिक साइट होती है एटीपी के सिंथेसिस के लिए। द नोब लाइक पोर्शन ऑफ F1 इज फ्लैटेंड स्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग अल्फा एंड बीटा। इसमें जो अल्फा एंड बीटा जो है वो ऑल्टरनेटिंग वे में प्रेजेंट होती है, मीन्स कि एक अल्फा यूनिट होगी, फिर बीटा होगी, फिर अल्फा होगी, फिर बीटा होगी, फिर अल्फा एंड फिर बीटा, इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। और अगर यदि इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो हमें ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, जो कि ऑरेंज जो होता है, फल जो ऑरेंज होता है उसमें उसकी जो स्लाइड्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, तो वो कुछ इस तरीके से ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो ये जो है F1 की जो सब यूनिट्स होती हैं ये कुछ इसी तरीके से अरेंज्ड होती हैं। उसके बाद सिंगल गामा सब यूनिट, ये जो सिंगल गामा सब यूनिट जो है वो सेंट्रल शाफ्ट बनाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सब यूनिट डोमेन जो है F0, उसके बारे में हम देखते हैं कि F0 जो है F0 कॉम्प्लेक्स मेकिंग अप दी पोर्शन पोर इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब यूनिट। जैसे F1 जो है उसकी 9 सब यूनिट हुई, टोटल 9 सब यूनिट थी जो कि 5 डिफरेंट टाइप की थी। उसी तरीके से F0 वाला जो पोर्शन है उसमें टोटल 3 सब यूनिट होती हैं, ठीक है। A सिंगल होती है, B की 2 सब यूनिट होती हैं और C जो है उसकी 10 से 12 सब यूनिट होती हैं। सो F0 कॉम्प्लेक्स मेकिंग अप द पोर्शन पोर इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब यूनिट A, B एंड C in the proportion of A, B to C 10 to 12 होती हैं। अब C सब यूनिट जो होती है, जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देख चुके हैं, मेम्ब्रेन के बीचों बीच में प्रेजेंट होता है। सो इसका स्ट्रक्चर स्मॉल साइज का होता है और ये हाइड्रोफोबिक पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, बिकॉज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। एप्सिलॉन एंड गामा सब यूनिट ऑफ F1, ये देखा था कि इस तरीके से गामा थी, उसके जस्ट नीचे एप्सिलॉन था और इससे C सब यूनिट थी वो कनेक्ट थी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एप्सिलॉन एंड गामा, एप्सिलॉन, ठीक है, एंड गामा
सब यूनिट ऑफ F1 ये लेग एंड फुट फॉर्म करती हैं, लेग एंड फुट का फॉर्मेशन करती हैं, दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द बॉटम मेम्ब्रेन साइड ऑफ F1 एंड स्टैंड फर्मली ऑन द रिंग ऑफ C सब यूनिट। सिंपल सी लैंग्वेज में इसका समझने का मतलब ये है कि F1 डोमेन की गामा और एप्सिलॉन सब यूनिट जो हैं वो मेम्ब्रेन साइड जो है उस पर प्रेजेंट होती हैं और C सब यूनिट जो है उसको कनेक्ट करने का काम करती हैं। उसके बाद दी 2B सब यूनिट B2 ऑफ F0, ठीक है, F0 की जो तो 2B सब यूनिट थी जो इस तरीके से प्रेजेंट थी, ठीक है, F0 जो डोमेन था उसकी 2B यूनिट थी, मीन्स B2 ऑफ F0 एसोसिएट फर्मली विद द अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। ये किसके साथ अटैच थी? अल्फा और बीटा सब यूनिट जो है F1 की उसके साथ ये अटैच्ड होती हैं, एसोसिएट होती हैं। बीटा सब यूनिट ऑफ F1 होल्डिंग देम टू फिक्स रोटेशन रिलेशन टू दी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के साथ अल्फा और बीटा सब यूनिट को अटैच कराने का काम कौन कर रहा है? 2B सब यूनिट F0 की। इन F0 द मेम्ब्रेन एम्बेडेड सिलेंडर ऑफ C सब यूनिट इज अटैच्ड टू द शाफ्ट मेड अप ऑफ F0 सब यूनिट गामा एंड एप्सिलॉन। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो C सब यूनिट होती है F0 कंपोनेंट की एप्सिलॉन एंड गामा के थ्रू ये क्या कहते हैं? अटैच्ड रहती है मेम्ब्रेन के साथ और F1 सब यूनिट जो है उसके साथ में। प्रोटॉन्स फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम P साइड। अब इस वाली लाइन में भी यही एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे P साइड मतलब कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जैसे ही इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से प्रोटॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की साइड थ्रू F0, दिस सिलेंडर एंड शाफ्ट रोटेट एंड बीटा सब यूनिट ऑफ F1 चेंज कन्फर्मेशन द गामा सब यूनिट एसोसिएट विद ईच इन टर्न। सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसको समझते हैं, वही बताया गया है कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है वहाँ से प्रोटॉन्स जो है F0 के थ्रू फ्लो होता है उसका मैट्रिक्स की साइड पर, ठीक है। जैसे ही मैट्रिक्स की साइड पर फ्लो होता है तो गामा सब यूनिट जो कि रोटेट हो रखी होती है उसकी वजह से F1 के जो कंपोनेंट होते हैं अल्फा एंड बीटा, तो उसमें जो बीटा सब यूनिट होती है उसकी जो कैटालिटिक साइड है वो एक्सपोज हो जाती है। एक्सपोज होने की वजह से ATP का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेज एंजाइम। इसके बारे में यही लिखा गया है। तो ये अगेन हम स्ट्रक्चर पे आ गए हैं और उसके बाद ये मैंने खुद से स्ट्रक्चर जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसी को ड्रॉ करने की कोशिश की थी। सो अगर यदि बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम्स में इस तरीके से स्ट्रक्चर को जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देते हैं उनको इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो ये था पूरा ATP सिंथेज जो है उसका वर्किंग मैकेनिज़्म, कैसे इसका काम होता है और इसके बाद कितनी इसकी सब यूनिट्स हैं, कैसे सब यूनिट पर्टिकुलर सब यूनिट जो है वो काम कर रही होती है। अब उसके बाद इस वाली स्लाइड पर आते हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इसमें दिए गए हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसके प्रोसेस को ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सो कॉम्प्लेक्स 1 की अगर हम बात करें तो उसमें रोटेनॉन, एमाइटल, मिक्सोथायाजोल, ये 3 कंपोनेंट होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स 1 जो है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उसको इनहिबिट कर देंगे। अगर यदि इन तीनों मॉलिक्यूल्स में से किसी भी एक मॉलिक्यूल को अप्लाई किया गया और कॉम्प्लेक्स 1 जो है उसको ब्लॉक कर दिया, सो कॉम्प्लेक्स 1 को अगर यदि ब्लॉक कर दिया तो यहाँ से इस तरीके से कोई भी प्रोटॉन जो है उसका फ्लो नहीं होगा। जब इस तरीके से प्रोटॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो ATP का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। सो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 का कोई इनहिबिटर नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स 3 जो है उसका एंटीमाइसिन A सिर्फ एक ही इनहिबिटर होता है। कॉम्प्लेक्स 4 जो है उसका साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 2 इनहिबिटर्स होते हैं। और जैसा कि कॉम्प्लेक्स 5 में हम पढ़ चुके हैं कि उसके 2 फंक्शनल डोमेन होते हैं F0 और F1, तो दोनों को के इनहिबिटर भी अलग अलग होंगे। ओरोवर्टिन ये जो है सिंगल एक ड्रग है, मींस एक कंपाउंड है जो कि सिर्फ और सिर्फ F1 को इनहिबिट करता है। ये जो सिंबल है ये इनहिबिशन का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद ओलिगोमाइसिन, ये जो नॉट
F0 या फिर इसको हम O पढ़ें, ये जो होता है ये ओलिगोमाइसिन को ही रेफर करता है और एक्सप्लेन करता है। सो ओलिगोमाइसिन, वेंट्रियोसिडिन और DCCD जिसकी फुल फॉर्म है डाई साइक्लोहेक्साइल कार्बो डाइइमाइड, ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इतने लंबे नाम जो है उसका शॉर्ट फॉर्म ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो DCCD जो है ये 3 कंपोनेंट क्या है, F0 वाला जो है इसको इनहिबिट करने का काम करते हैं। ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4 एंड 5 जो है उसके क्या हो गए, इनहिबिटर्स। अगर यदि हम यहाँ पर देखें, ये क्या है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसका डायग्राम है। सो ये था कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 में यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखा था कि कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था और इसके साथ ही साथ 4 प्रोटॉन्स जो है उनको ये ट्रांसपोर्ट करा रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ये इसने यूबिक्विनोन को दिए। उसके बाद जो कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स 2 था वो किसी भी तरीके के प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कराता था, लेकिन डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जो है यूबिक्विनोन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। यूबिक्विनोन जो है वो कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसपोर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो साइटोक्रोम को ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास जाते हैं ये 4 प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करा देता है मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैट्रिक्स साइड पर 2 प्रोटॉन्स प्लस हाफ O2 जो है मिलके एक वो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ 2 प्रोटॉन्स जो हैं उसको ट्रांसपोर्ट करा देता है। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो हैं उस को ट्रांसपोर्ट कराने का काम कर रहे थे। उसके बाद ये वाला जो था जिसको हम कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से जानते हैं, ATP सिंथेज, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि F0 वाला ये जो है F0 वाला इसका डोमेन है जो कि मेम्ब्रेन जो है उसमें धंसा हुआ है, इसीलिए इसको हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये वाला जो है डोमेन ये है F1 जो कि मेम्ब्रेन की पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, इसको हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉन कैरियर मींस कॉम्प्लेक्स के थ्रू मैट्रिक्स साइड से प्रोटॉन्स जो हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डेवलप हो जाता है। मींस प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन जो है वो इस वाले रीजन में हाई हो जाती है और जब हाई हो जाती है तो ATP सिंथेज जो है F0 के थ्रू इस तरीके से यहाँ पर से प्रोटॉन्स जो हैं उसको ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। पर 4 प्रोटॉन्स जैसे ही 4 प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होंगे F0 से F1 में तो इसके बाद एक ATP मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन होगा। ये रहता है पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसका वर्किंग मैकेनिज्म। और इंडिविजुअली जो कॉम्प्लेक्स 5 है उसका कैसे वर्किंग मैकेनिज्म है वो भी हम देख चुके हैं। आई होप कि पूरा जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यदि कोई कन्फ्यूज़न रहता भी है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करूँगी, उस डाउट को दूर करूँगी। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। अगर इस तरीके के भी बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूज़न रहता है तो आई होप कि इस 2 वीडियो से उनका कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।